मूवी की स्टार्टिंग एक लेडी से होती है जिसका नाम फ्रांसिस्का होता है, जिसको फ़ोन कॉल आया जिससे उसे पता चला कि उसके हस्बैंड मारिजियो की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। उसको कुछ समझ नहीं आता। फ्रांसिस्का को बॉडी की पहचान करने के लिए हॉस्पिटल बुलाया गया। फ्रांसिस्का से सारे नाम के बंदे के साथ में बॉडी की पहचान करने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकलती है, तो रास्ते में उसे वही नज़ारा देखने को मिला जहाँ पर उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट था जिसे देख कर के वो डर जाती है। और जब वो हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड की बॉडी देखती है तो बुरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब वो और उसकी बेटी जूली अकेली रह गई थी। आगे उसे और न जाने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। अब उसके हस्बैंड का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों के नज़रिए एक अकेली लेडी को देख करके कैसे बदलते हैं। कुछ ही दिन बाद में से सारे फ्रांसिस्का के पास आया। उसने बताया कि मॉरिजियो की कंपनी पर इतना कर्जा है कि उसे उसके लाइफ इंश्योरेंस का एक पैसा भी हाथ नहीं लगने वाला। मतलब कि मॉरिजियो की हर एक चीज़ कर्ज के तले दबी है। मतलब कि फ्रांसिस्का पर अब प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके फादर भी उसे कोई हेल्प नहीं करते, क्योंकि खुद उनके पास भी उसे हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं था। इवन जब वो उसे मिलने आए उनके पास में रिटर्न टिकट तक के पैसे नहीं थे, जिसे खुद फ्रांसिस्का पे करती है। जबकि बाय हार्ट वो बहुत ही अच्छे पर्सन थे। मॉरिजो की डेथ के बाद में उसकी मदर ने भी फ्रांसिस्का से रिश्ता खत्म कर लिया, जबकि उसकी मेड जो सालों पुरानी हुआ करती थी, फ्रांसिस्का अब उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। उसने उसे आने का मना किया, पर मेड ने कहा उसे पैसों की परवाह नहीं, पर वो उसे इस हाल में छोड़ करके नहीं जाने वाले। मतलब कि सिर्फ मेड ही थी जो बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी थी। फ्रांसिस्का अपनी दोस्त क्रिस्टीना की शॉप में जॉब ज्वाइन करती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी और खुद के सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत थी। जबकि कभी खुद फ्रांसिस्का क्रिस्टीना की वीआईपी कस्टमर हुआ करती थी, पर फ्रांसिस्का को इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो उसे वो जॉब करनी पड़ी। अब जब उसकी फ्रेंड उस शॉप पर आई तो फ्रांसिस्का को देख करके उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ शॉपिंग करने के लिए आया करती थी, पर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। एक दिन उसके हस्बैंड का एक दोस्त शॉप पर आया जिसकी फ्रांसिस्का पर बुरी नज़र थी। फ्रांसिस्का जल्दी ही वो जॉब छोड़ देती है, क्योंकि वो जॉब की सैलरी से कुछ भी नहीं होने वाला था, तो वो कुछ और करने का डिसाइड करती है। साथ ही उसे ये भी अच्छे से समझता था कि लोगों की नज़र उसे किस नज़रिए से देखती हैं। फ्रांसिस्का अब अपनी हर एक चीज़ को बेच करके अपने हस्बैंड पर चढ़े कर्ज से वो फ्री हो गई, पर अभी भी उसे अपने और अपनी बेटी जूलिया की एजुकेशन के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तो उसे कुछ तो करना होगा। बस मेड ही थी जो अब तक उसे सहारा दिए थी। फ्रांसिस्का को अपसेट देख करके मेड उसे समझाती है। मेड ने कहा जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। फ्रांसिस्का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लेडी थी, तो मेड का मानना था कि उसे कोई ना कोई जल्दी ही मिल जाएगा। एक दिन से सारे के कहने पर फ्रांसिस्का एनरिको नाम के बंदे के साथ में डेट पर गई, जो कि ब्लाइंड डेट थी। फ्रांसिस्का को लगा शायद वो उसमें इंटरेस्टेड है। अगर ऐसा हुआ तो वो उससे जल्दी ही शादी कर लेगी। पर जब वो उसे मिली तो एरिको ने कहा कि वो चाहता है कि वो बस उसके साथ में जब जब बोले बुलाए वो आ जाए। इनडायरेक्टली वो उसके साथ में सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहता था, जिसके बदले वो उसको मुंह मांगे पैसे देने के लिए रेडी था। जबकि एरिको एक पॉलिटिशियन है और साथ ही वो मैरिड, उसकी खुद की फैमिली भी थी। वो सिर्फ सीक्रेट रिलेशनशिप चाहता था, वो उसे हर वीआईपी सुविधा भी देगा उस सब के बदले। फ्रांसिस्का को सब समझ आ गया कि वो क्या चाहता है। वो उसे बिना कोई रेस्पॉन्स दिए वहां से चली आई। से सारे वापस से एक और रिच बंदे के साथ में फ्रांसिस्का की डेट फिक्स करता है, जो कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा फेक था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो कंजूस था, हर चीज को परख करके लेता था। उसने फ्रांसिस्का को एक फेक नेकलेस गिफ्ट किया जो कि फेक था। फ्रांसिस्का को डेट बीच में ही छोड़ करके चली आई और उसका नेकलेस भी वहीं रख आई। एक दिन वो अपनी दोस्त कार्ला के घर आई, जहां पर उसने अपना खुद का कोड देखा जिसे कार्ला ने उसके सामान की नीलामी से किसी के थ्रू बाय किया था, क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। मतलब कि उसकी दोस्त कार्ला भी उसकी पीठ में छुरा भोंक रही थी और वो कोड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अब फ्रांसिस्का का हर किसी पर से विश्वास उठ गया। एक दिन कार्ला हस्बैंड सेंट्रो फ्रांसिस्को के घर आया। वो उसे सिल्क नाइट गाउन में देख करके फिसल जाता है और उसे बताता है कि वो उसे प्यार करता है, उसे पसंद करता है।
फ्रांसिस्का भी मान जाती है, उसके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था। दोनों इंटीमेट होते हैं। फ्रांसिस्का को ये एहसास हो गया कि सैंड्रो उसे कितना प्यार करता है, तो अब वो उसका यूज़ करना स्टार्ट कर देती है और फर्स्ट उससे वही अपना फर वाला कोट मांगती है। और अगर वो उसका कहा नहीं माना तो वो बोलती है कि वो उसकी वाइफ कार्ला को अपने और उसके अफेयर के बारे में सब सच बता देगी। मतलब कि अब उसके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था और अब फ्रांसिस्का का कोई भी फायदा नहीं उठा सकता था। जल्दी ही उसे सैंड्रो का भेजा हुआ कोट मिला, जिसे बेच करके फ्रांसिस्का को अच्छा खासा पैसा मिला, क्योंकि वो इतना महंगा था कि उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। और उस पैसे से फ्रांसिस्का ने अपने घर का 1 साल का रेंट दिया, साथ ही अपनी बेटी जूलिया की ट्यूशन और स्कूल की फीस भी पे की। इसके बाद में बचे कुचे जो भी पैसे थे उससे उसने एक सेकेंड हैंड कार भी बाय कर ली। ये बात ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। फ्रांसिस्का के दोस्त कार्ला को भी सब पता चल गया, उसके हस्बैंड और फ्रांसिस्का के अफेयर के बारे में और साथ ही उस कोड के बारे में। कार्ला फ्रांसिस्का के पास आई और उसने वो कोड मांगा, क्योंकि वो इतना महंगा था कि उसका हस्बैंड उसकी इंस्टॉलमेंट अभी तक पे कर रहा था। पर फ्रांसिस्को ने बताया कि मैंने वो बेच करके उससे मिले पैसे भी खर्च कर दिए, अब मेरे पास ना तो वो कोट है ना ही उसके पैसे। कार्ला गुस्से में थी तो वो मौजू के सीक्रेट अफेयर के बारे में उसे बताती है, जिसके बारे में फ्रांसिस्का को छोड़ करके सबको पता था। अब फ्रांसिस्का उस लड़की से मिलने पहुंची जिसका नाम कैमिला था, क्योंकि वो भी देखना चाहती थी कि कैमिला में ऐसा क्या था जो उसमें नहीं, जिस पर उसके हस्बैंड का दिल आया। लेकिन जब वो कैमिला से मिली तो कैमिला ने बताया उसका हस्बैंड एक अच्छा इंसान था और बताती है जब तुम्हारे और मेरे में से एक को चुनने की बात आई तो उसने तुम्हें चुना, ना कि मुझे। इसके बाद में फ्रांसिस्का और ज़्यादा अपसेट हो गई और घर आकर के उसने अपनी वेडिंग रिंग भी निकाल दी और उसने अपना हुलिया भी चेंज कर लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था और वो एक हाई क्लास लेडी थी। बहुत लोग उसे पसंद करते थे, पर जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे, जिसमें बहुत से उसके हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड थे। तो वो अब सिसारी के साथ मिलकर के एक राइफल मीन्स लॉटरी का प्लान बनाती है, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोर सके और उस राइफल में 20 सेलेक्टेड लोगों को ही एंट्री मिलेगी जो कि हाई क्लास होंगे, काफ़ी रिच होंगे, जिसकी टिकट का प्राइस 100 मिलियन लीरा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था। मतलब कि इसमें हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। पार्टिसिपेट की आईडी भी सीक्रेट रखी जाएगी और जो भी इस राइफल का विनर होगा, फ्रांसिस्का पूरे 4 साल तक उसकी बनकर के रहेगी। उसके बदले उसे जो भी काम करने को बोला जाएगा उसे वो सब करना होगा, साथ ही उसे उसके बदले अच्छी खासी मोटी रकम भी मिलने वाली है। अब वो दोनों मिलकर के कुछ रूल्स बनाते हैं, साथ ही अब उनको कैंडिडेट्स की भी तलाश थी अपनी राइफल के लिए, जिसके लिए वो बड़ी बड़ी पार्टीज में जाकर के रिच लोगों को अप्रोच करते हैं और आखिर में उन्हें उनके गैम्बलर मिल ही गए जो इतनी फीस अफोर्ड कर सकते थे। वो फ्रांसिस्का के लिए कुछ भी पे करने को तैयार थे। मॉरिजियो की मदर को जब राइफल का पता चला तो वो गुस्सा करती है, क्योंकि फर्स्ट तो उनको अपनी रेपुटेशन की फिक्र थी, सेकंड उसकी खुद की बेटी जूलिया पर इस सब का क्या असर पड़ेगा। पर फ्रांसिस्का ने कहा मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तो आपने भी मेरा साथ नहीं दिया और अब आपको अपनी रेपुटेशन याद आ रही है। इस राइफल में कई फ्रांसिस्का के जानने वाले थे, यहाँ तक कि उसकी फ्रेंड सेरेना का हस्बैंड भी था, क्योंकि सेरेना के लिए फ्रांसिस्का ही गलत साबित होगी अगर उसे पता चला तो, और यही हुआ। इवन फ्रांसिस्का की खूबसूरती इतनी खूबसूरत थी, कैमिला भी उस राइफल में पार्टिसिपेट करती है और इस राइफल के बदले फ्रांसिस्का को 10 करोड़ मिलने वाले थे। सिसारे की भी नीयत टोलने लगी। वो स्मार्टली फ्रांसिस्का के सामने शादी का ऑफर रखता है, पर फ्रांसिस्का भी समझदारी से काम लेती है, क्योंकि वो भी उसके इरादे समझ चुकी थी, तो वो उसे ना भी नहीं बोलती और हाँ भी नहीं करती। एक दिन फ्रांसिस्का की गाड़ी से एक बंदा टकराया जिसका नाम एंटोनियो था, जिसमें उसे थोड़ी बहुत चोट आई। फ्रांसिस्का एंटोनियो जल्दी ही एक दूसरे को पसंद करने लगे, जल्दी ही एक दूसरे में घुल मिल गए थे। फ्रांसिस्का को भी एंटोनियो बाकी सबसे अलग नजर आया, जबकि एंटोनियो जेब से खाली था, पर फिर भी फ्रांसिस्का उसके प्यार में थी। एंटोनियो को भी उससे प्यार था। जल्दी ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए, पर फ्रांसिस्का राइफल को लेकर के सोच में पड़ जाती है। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि एंटोनियो प्री प्लान था, ताकि वो राइफल के मिले उसके पैसों से ऐश कर सके, उसकी लाइफ आराम से गुजर सके। पर अब फ्रांसिस्का को सब पता चल गया तो उसका प्लान फेल हो गया। अब फ्रांसिस्का एक सीक्रेट इन्फॉर्मर बनकर के एक ऑफिसर को इलीगल राइफल की इंफॉर्मेशन पास की, जो कि उसकी खुद की थी, और वो ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। ऑफिसर सिसारे के ऑफिस रेड डालता है, वहाँ पर उन्हें सब प्रूफ भी मिल जाती है,
जिसमें फ्रांसिस्का के नाम के कुछ चेक्स भी थे और उसमें शहर के सभी रिच लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें कुछ पॉलिटिशियन और कुछ रेपुटेटेड लोग भी थे। अब सभी को अपने रेपुटेशन की चिंता खाई जाती है। सभी को डर था क्योंकि बदनामी से उनके कैरियर के साथ में उनकी रेपुटेशन वगैरह सब खत्म हो जाएगी। पर अब सब फ्रांसिस्का के हाथों में था कि वो क्या स्टेटमेंट देती है। पर फ्रांसिस्का स्टेटमेंट में उन चेक्स को चैरिटी का नाम दे देती है। मतलब कि फ्रांसिस्का ने उन 20 की 20 कैंडिडेट्स की बदनामी होने से बचा ली और खुद के लिए अच्छा खासा बैलेंस भी बना लिया, वो भी बिना कुछ किए। आखिर में वो सभी चेक्स का पैसा फ्रांसिस्का के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया और वो उन पैसों को लेकर के अपने लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए दूसरे कंट्री में चली गई। वहीं उन 20 पार्टिसिपेंट्स को लगा कि फ्रांसिस्का ने उनको बदनाम होने से बचा लिया, जबकि ये सब फ्रांसिस्का खुद का प्री प्लान था। और इस जगह हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।